नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। कोरोना काल में डिप्रेशन की समस्याओं में तेजी देखी जा रही है। लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए कोरोना बहुत घातक साबित हो रहा है। इस महामारी के समय डिप्रेशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल्स का आंकड़ा करीब 500% तक बढ़ चुका है। लॉकडाउन और कोरोना से न सिर्फ हमारे रहन सहन बल्कि दिमाग पर भी कब्जा कर लिया है। कोरोना काल की वजह से लोगों के बीच आपसी मेलजोल कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी लोगों में तनाव देखा जा रहा है। कोरोना काल को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इसने लोगों की मेंटल हेल्थ को काफी प्रभावित किया है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण और पाबंदियों से लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद की शिकायतें बढ़ गई हैं। दोबारा इस संक्रमण के बढ़ने से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसमें बच्चे भी पीड़ित हुए हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार काफी समय से लोगों को परिवार के साथ रहने की आदत छूट गई थी। कोरोना के चलते लोग अपने परिवार के साथ रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। साथ ही जरा सी शरीर में तकलीफ होने पर किसी भी लक्षण को कोरोना से जोड़ लेते हैं। किसी को सीने में दर्द है तो वो कोरोना की दहशत से घिर जाता है। हल्का बुखार है तो दहशत में है। मास्क लगाने से अगर घुटन हो रही है तो उसे कोरोना के लक्षणों से जोड़ा जा रहा है। हल्की खांसी और वायरल बुखार भी लोगों में कोरोना का डर फैला रहा है। इस तरह के होने वाले डर से कैसे निपटें और खुद को कोरोना की दहशत से होने वाले डिप्रेशन से कैसे बचें, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट्स पैनल से। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल जुड़ेगा। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बीच डिप्रेशन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। मानसिक तौर पर खुद को कैसे बचाएं, ये एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन का भी शिकार होने लगे हैं। किसी भी लक्षण को लोग कोरोना से जोड़ रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से लोग डिप्रेशन से बच पाएं और जो डर है उसको कम करें। हमारे साथ डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जुड़ गए हैं, आयुष विज्ञानी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब ये समस्याएं आ रही हैं कि जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, संक्रमण का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोग अब डर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी टिप्स आप बताएंगे कि जो डर है वो कम हो और लोग डिप्रेशन में ना आए? डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद डॉक्टर साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम वापस डॉक्टर साहब के पास आएंगे तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कोरोना हमलावर हो रहा है, लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग होम आइसोलेट हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग इस संकट से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जो एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ को अपने आप को कैसे मेंटल हेल्थ अपनी कैसे ठीक रखें, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चांदनी है देहरादून से। चांदनी, अपना सवाल कीजिए। चांदनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे जो लास्ट 1 वीक से मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है और मुझे और कोई भी सिम्टम्स नहीं है। कोल्ड, कफ, फीवर कुछ भी नहीं है, या कोई फटीग कुछ भी नहीं है। मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ और मुझे थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। जी, हम आपके सवाल का जवाब अपने डॉक्टर से ज़रूर लेंगे। तो लगातार जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप सवाल कर सकते हैं और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा, वो आपके सवालों का जवाब देगा। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कई सारे राज्य में लोग घरों पर हैं
और इस हालात में लोग इस तरह मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों में डर देखा जा रहा है और इस वक्त लोग मेंटली तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि कोरोना से जो मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है उसके टिप्स आपको बताएं। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के और 50 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वो लगवा लो फिर। लगातार इस वक्त जो हालात हैं बहुत नाजुक हैं। अब जो घरों पर लोग हैं वो डरे हुए हैं, परेशान हैं, अस्पतालों में बेड नहीं हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, बहुत सारे लोग होम आइसोलेट हैं। लेकिन जो कोरोना का डर है अब वो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में हावी होता जा रहा है और इसी को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं कि अपने डर को कैसे कम करें, मेंटली तौर पर आप कैसे मजबूत हों और किसी भी सिम्टम्स को आप कोरोना से ना जोड़ें। ये हमारी कोशिश है ताकि आपका डर कम हो और आप कोरोना से अपना बचाव कर सकें। एक कॉलर जुड़ गए हैं रघुनाथ प्रयागराज से। रघुनाथ, क्या है आपका सवाल? हेलो रघुनाथ, अपना सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई कोरोना पेशेंट रह चुका है पुराना 4 महीने पहले 6 महीने पहले से, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे तक पहुंच सके। मैंने ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोरोना पेशेंट हम 4 महीने पहले से ठीक हो गए हैं, 4 महीने पहले जी, हमने वैक्सीन भी लगवा लिया है पहली डोज, तो आप कोई घबराहट की बात नहीं है? फिर से रिपीट कीजिए। आपने कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वैक्सीन भी लगवा लिया है, अब क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहता हूँ कि अब कोई परेशानी तो नहीं है? जी आप तो कोई घबराहट की बात बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, ना? हम आपका सवाल जरूर पूछेंगे। हमारे साथ दिल्ली के एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमारे कॉलर का सवाल है कि उनको कोरोना हुआ था 3-4 महीने पहले, वो ठीक भी हो गए हैं, वैक्सीन भी लगवा ली है, क्या आप किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, थोड़ा डर होना अच्छी बात है, नहीं तो बेफिक्र हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा बहुत डर ठीक है, पैनिक नहीं होना है और एक्सेसिव डर नहीं होना है। प्रिकॉशन इनको अभी भी लेके रख चलना है। ये बिना मास्क के नहीं जा सकते कहीं और इनको पूरा अपना भी प्रोटेक्शन करें और बाकियों का भी करें। अच्छी बात है, कोविड से भी प्रोटेक्शन मिला है इनको, वैक्सीन से भी प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं होता है। इसलिए 10% भी रिस्क अगर रहती है तो उसको कवर करने के लिए बचाव के उपाय ये बराबर करते रहें। या और अगर मान लीजिए किसी वजह से थोड़ा बहुत संक्रमण होता भी है तो वो उतना घातक नहीं होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, ICU में नहीं जाना पड़ेगा, जो वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं और लोगों को भी इनको अपना भरोसा दें, लोगों को काउंसिल करें। जिनको डर लगता है, जिनको कोविड हो गया, उनको बताएं कि भैया ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग 98% लोग ठीक हो जाते हैं, केवल 2% लोगों को दिक्कत आती है और अभी भी उसी परसेंटेज में है। अभी भी अगर आप देखिए तो मृत्यु दर 0.6% है पूरे ग्लोबल और इंडिया का मिला लीजिए। तो ऐसा कोई नहीं है, पैनिक नहीं करना है, एक्सेसिव डर नहीं। अति हर चीज की खराब होती है, चाहे कुछ भी। अति की कहते हैं ना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। तो आप मेजर्ड डर रखिए जिससे आप प्रिकॉशन लेते रहें और अपना भोजन ठीक करिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए। आप ठीक रहेंगे, देश ठीक रहेगा। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, अजय कानपुर से। अजय, अपना सवाल कीजिए। अजय नहीं, अनिल है जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, ये बताइए, मैंने 17 अप्रैल को अपनी कोरोना जांच कराई थी, तो एंटीजन वाली जांच तो नेगेटिव आई, RT-PCR वाली पॉजिटिव आई। अभी 26 अप्रैल को मैंने दोबारा जांच कराई तो नेगेटिव आई, RT-PCR फिर पॉजिटिव आई। अब मेरे ना खांसी है ना जुकाम,
बुखार कोई ऐसा लक्षण भी नहीं है। इसके बाद की रिपोर्ट से पॉजिटिव आई है। जी, आपके सवाल का हम जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इन्होंने कुछ दिन पहले जांच कराई थी, एंटीजन टेस्ट RT-PCR नेगेटिव आया था। अभी फिर से इन्होंने जांच कराई है तो एंटीजन तो नेगेटिव आई है, RT-PCR पॉजिटिव आ गया है। RT-PCR पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव भी आ जाए और लक्षण है तो उसका नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। आप अपना इलाज जो भी कोई दे रहा है वो इलाज कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर अब पॉजिटिव आ गया तो भी इलाज करना है, तो प्रिकॉशन लेना है, घर में भी मास्क लगाना है, दूसरे घर परिवार वालों को बचाना है, आपको आइसोलेट करना है अपने को। अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आपको काढ़ा वगैरह जो भी ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उसका सेवन करें, ताज़े फल खाएं और खाना अपना संतुलित भोजन करें, और थोड़ा सा अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके लंबी सांस लेके रोक के निकालें, जिससे आपका जो रेस्पिरेटरी रिजर्व है वो ठीक रहे। क्योंकि जो कोविड में समस्या आती है वो निमोनिया की आती है। कोविड तो ये बुखार तो ठीक हो जाता है 1 हफ्ते में या 10 दिन में, लेकिन जो निमोनिया की वजह से ऑक्सीजन गिरती है वो कहर मचाए हुए है, जिसका आप सब लोग हंगामा सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन खत्म है। तो ये इससे बचने, सबसे पहले तो बचाव करें। आपको हो नहीं बीमारी है तो आप प्रिकॉशन लें और अपना रेस्पिरेटरी रिजर्व बढ़ाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके और गुब्बारे फुला के, और स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ जीवन बिताएं, आप ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और कॉलर हैं, विनय लखनऊ से। विनय, क्या है आपका सवाल? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में एक कोविड पेशेंट हैं जिनके साथ मैं अटेंडेंट रह रहा हूँ इस समय। तो हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में कोविड पेशेंट हैं जो कि मैं उनके साथ अटेंडेंट रह रहा हूँ। अब उसके ये दिक्कत ये हो रही है कि अभी मैं सारी दवाई ले रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। सर, मैं सारी दवाई ले रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे से लोगों ने कहा आप भी साथ में रह रहे हो कि खाना वाना देते हो तो आप भी दवाई लो। इसके बाद मेरे को 5 तारीख को सेकंड डोज लेनी है, तो क्या मैं इन दवाइयों के साथ डोज ले सकता हूँ? बिल्कुल, आपका सवाल पूछेंगे डॉक्टर MC मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि इनके घर में एक कोरोना पेशेंट हैं और उनको देखते हुए एहतियातन के तौर पर ये भी दवा ले रहे हैं कोरोना की। अब इनको वैक्सीन लेनी है तो क्या वैक्सीन का डोज ले सकते हैं? ले सकते हैं। अगर इनको कोविड के लक्षण नहीं है तो ले सकते हैं। अगर इनको भी कुछ कोविड के लक्षण लगते हैं तो फिर अभी ना लें, क्योंकि फिर ठीक हो जाए तब लें। अगर इनको लक्षण रहित हैं ये बिल्कुल, तो बिल्कुल ले सकते हैं ये। जी। एक और कॉलर रेनू है लखनऊ से। रेनू, क्या है आपका सवाल? मेरा विनय बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई को कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उसको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, आपसे दो चीजें दिख रही हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? विनय, अपना सवाल फिर से कीजिए। हमारे भाई का पॉजिटिव हुआ था 10 तारीख से, तो उसको आंख से 2 चीजें दिख रही हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वो कैसे सही होगा कोरोना से? हमारे छोटे भाई को कोरोना पॉजिटिव हुआ था 10 तारीख को, तो उसको आंख से 2 चीजें दिख रही हैं, 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं, हर चीज 2 दिख रही है। पूछ लेता हूँ मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल आपका। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर कह रहे हैं इनका बेटा कोविड पॉजिटिव हुआ था 10 दिन पहले, अब उसको उसकी आंख से 2 चीजें दिख रही हैं। तो वो तो चेक करा लें आंख को। ऐसा कोविड की वजह से तो संभव नहीं है, लेकिन उसको और कोई दिक्कत हो सकती है, रिफ्रैक्टरी एरर हो सकती है, तो उसका आई स्पेशलिस्ट चेकअप करा लें, पता लग जाएगा क्या समस्या है। और अगर कोई चश्मे की जरूरत है या उसको कोई स्क्विंट है तो उसका इलाज करवा लें। जी, हमारे साथ नमिता दुबे जी भी जुड़ गई, योग काउंसलर हैं। मैडम, आपका स्वागत है। और डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी वापस जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉलर है हमारे साथ, कविता दिल्ली से। कविता, क्या है आपका सवाल? हमसे डॉक्टर पूछना था कि जी, थोड़ा सा कविता जी थोड़ा सा जोर से बोलिए। मुझे डॉक्टर मिश्रा से पूछना था कि अभी मुझे 20 दिन पहले कोविड हुआ था, अब मैं ठीक हूँ, रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन अभी भी ना मुझे एक खांसी बहुत लगती है। हम डॉक्टर देशबंधु जी से आपका सवाल के जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, ये कोविड हुआ था, अब ये ठीक है, लेकिन अभी भी इनको खांसी वगैरह रहती है।
डॉक्टर साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ रही, वापस आएंगे डॉक्टर साहब के पास। नमिता जी के पास चलेंगे। नमिता जी, जो योग के माध्यम से जो आजकल बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं, तो क्या योग के माध्यम से अपने आप को ठीक किया जा सकता है? योग के माध्यम से अपने आप को सही किया जा सकता है। अभी हमारे डॉक्टर ने भी ये बात बताई है कि योग के माध्यम से आप अपने को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, और सबसे ज्यादा योग शरीर में ही नहीं बल्कि मन पर भी कार्य करता है। योग के जो नॉर्मल अगर देखा जाए कोरोना पेशेंट जो है वो जितने हैं उससे भी कई गुना, जो हमारा 89-79% लोग जो हो रहे हैं वो मानसिक तनाव में आ रहे हैं। कोरोना के डर उनके अंदर बैठा जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ओम चैंटिंग के माध्यम से इस तरीके से हम अपने उस स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार उसी बीमारी के बारे में सोचेंगे तो ये सीजन भी ऐसा चल रहा है, हो सकता है किसी को वायरल आ जाए, हो सकता है उसको जुकाम हो जाए, एक छींक भी आ जाए, गले में खराश हो जाए, तो वो यही फील करने लग जाएगा कि उसको भी कोरोना हो गया। तो कहीं ना कहीं अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाना बहुत जरूरी है, और वो योग के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं भोलाराम राजस्थान से। भोलाराम, क्या है आपका सवाल? हेलो। भोलाराम, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मुझे लू लगने से गले में खराश और रात में जलन है, ये क्या लक्षण है इसके कोरोना के? डॉक्टर MC मिश्रा जी से आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, इनके गले में खराश है और जलन है, बस बुखार नहीं है जी, बुखार नहीं बताया इन्होंने। तो अब लक्षण ये हो भी सकता है ये कोविड का, क्योंकि आजकल हम मान के यही चलते हैं कि कोविड है और उसी तरह से एहतियात लेना है। तो इसमें आप गर्म पानी का, काढ़े का सेवन कर सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशंस हैं इसमें, मैडम भी बता देंगे नमिता जी कि काढ़ा किस तरह से ले, उससे इनको लाभ होगा। फिर कुछ बताते हैं नमिता जी, मेरी जानकारी के लिए भी बताएं, कुछ लोग नींबू की 2 ड्रॉप्स नाक में डालने को कह रहे हैं, उसका कितना असर है और कैसे काम करता है वो भी डाल लेंगे। और साथ में अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब खूब करें। और जो भी दवाई उनके डॉक्टर ने दी हो वो ले ले, जितना भी उसका लाभ होगा, क्योंकि ये वायरल बुखार है, अपने आप ठीक हो जाता है। केवल उन लोगों को समस्या होती है जिनको निमोनिया होता है, निमोनिया भी सीवियर वैरायटी का होता है। अदरवाइज 95, 97 या 98% लोग ठीक हो जाते हैं। जी जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, माधुरी हैं सुल्तानपुर से। माधुरी, अपना सवाल कीजिए। ये सर, ये हमारे भाई को जो है 22 तारीख से तबीयत खराब है और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनके जो है बता रहे हैं कि पार्ट 18 और 25 में इन्फेक्शन है, तो क्या होगा सर? आप फिर से बताइए। 5, 18, 25 में माधुरी जी, अपने सवाल को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जी, मेरे भाई हैं, इनको जो है कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है ये, और इनके पास 18 और पास 25 में इन्फेक्शन दिखा रहा है। सिटी स्कैन कराएगा तो उसमें बता रहा है कि पास 18 और पास 25 में इन्फेक्शन पाया गया है। तो सर, क्या ज्यादा दिक्कत है? डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे MC मिश्रा जी, आप इनका सवाल का जवाब दीजिए। क्या पूछ रही हैं ये? डॉक्टर साहब, इनके जो हैं पेशेंट जो हैं उनको कोरोना हो गया था। माधुरी जी, अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिए। भाई को कोरोना है और उसको जो है 22 तारीख से तबीयत खराब थी। कल जो है हम लोगों ने जांच कराया, सिटी स्कैन कराया है, तो उसके सिटी स्कैन में निकला है कि पार्ट 18 और पार्ट 25 में 18, 5, 25 जी 18 में और 25 में इन्फेक्शन दिखा रहा है। ओके डॉक्टर साहब, इन्होंने सिटी स्कैन कराया था तो 18 और 25 में इन्फेक्शन दिखा रहा है। 18-25 में नहीं, 18/25 है, तो मतलब सिवियरिटी इनकी काफी अधिक है और इनको कहीं हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में होना चाहिए जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। इनका घर पे रहना उचित नहीं है और उसका जो बंदोबस्त है जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनकी बड़ी मदद करेगी और नमिता जी बता सकती हैं कैसे करना है।
कि अपना रिजर्व कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लंग्स की वो करें जब तक इनको बेड नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन अपना 90 के ऊपर रखने की कोशिश करें उसके द्वारा, क्योंकि ये निमोनिया सीवियर वैरायटी का है, जो 16 से ऊपर 17 के बाद जो भी आता है वो हम सीवियर मानते हैं उसको। जी नमिता जी, इससे पहले डॉक्टर साहब अभी काढ़े के लिए बोल रहे थे, नींबू का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे थे, हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये टिप्स बताएं। इसमें जो काढ़ा है वो सभी लोग यूज कर सकते हैं, केवल यही नहीं कि कोरोना पेशेंटों की बचाव सबसे जरूरी है। और ये गर्मी का समय चल रहा है तो हमें काढ़े की जो औषधियां हैं उनको बहुत संतुलित मात्रा में डालना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें नुकसान भी ना करे। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट औषधि होगी वो इसमें आपको गिलोय डालनी होगी, तुलसी की पत्ती होगी, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में, अगर एक व्यक्ति का बना रहे हैं तो 1 और 2 से ज्यादा ना डालें। इसके अलावा इसको बहुत अच्छी तरीके से आप बॉयल कर लें और थोड़ी सी अदरक डाल दें। ये 4 चीजें अभी पर्याप्त, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से जब आप बना लेंगे तो इस काढ़े का प्रयोग आप जो लोग पॉजिटिव हैं वो भी कर सकते हैं और बाकी सभी लोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार पर्याप्त है, बहुत अधिक मात्रा में पीने की आवश्यकता नहीं जी। इसके बाद जैसे खांसी की बात हो रही थी, तो खांसी में जो होता है उसमें क्या करें, थोड़ा सा शहद ले लें, अदरक का रस ले लें, इसके अलावा काली मिर्च मिला लें। इनको अच्छी तरीके से मिलाकर और इसको दिन में कई बार आप चाट सकते हैं, तो इससे जो गले की खराश होती है वो भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से जा सकती है। रही नींबू की बात जो आपने नाक में बताया है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया है कि नींबू नाक में डालने से कोई फायदा होता है, ठीक है। तो मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इस समय हमारी जो नॉस्ट्रल होता है उसमें ड्राइनेस बहुत होती है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो गाय का शुद्ध गाय का देसी घी है उसे आप 1-1 और 2-2 बूंद अपनी दोनों नॉस्ट्रल में रात को सोते वक्त और दिन में भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं, और सबसे अच्छा अड़ू तेल रहता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, पतंजलि का भी ले सकते हैं या किसी और भी कंपनी का अड़ू तेल। तो इन तीनों में से किसी एक चीज का आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो आपका गाय का घी अगर आपको शुद्ध मिल जाता है तो वो 2-2 बूंद डालने से आपकी नॉस्ट्रल की जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है, और इस वक्त ड्राई नॉस्ट्रल आपकी नहीं होनी चाहिए। जी इन चीजों का प्रयोग करके आप सभी लोग कर सकते हैं, जो लोग अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहते हैं वो बिल्कुल सभी लोग कर सकते हैं। डॉक्टर देशबंधु जी के पास हम चलेंगे। डॉक्टर देशबंधु जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपके फोन पे म्यूट का बटन जो है प्रेस हो गया, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट कर लें। आप वापस आएंगे डॉक्टर साहब के पास। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लक्ष्मी है मेरठ से। लक्ष्मी, आपका क्या सवाल है? मेरे सिर में सूजन है, तो मैंने एक वैक्सीन लगवा ली, क्या मुझे दूसरी लगवा लेनी चाहिए? फिर से अपने सवाल को रिपीट कीजिए। मेरे सिर में सूजन है जी, और एक वैक्सीन मैंने लगवा ली है। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, इनके शरीर में सूजन है, क्या ये दूसरी डोज ले सकते हैं? ये अगर पहली डोज ली है ना, सूजन क्या उसके बाद आई है इनके शरीर में? लक्ष्मी जी, जो पहली डोज ली उसके बाद सूजन आई है, पहले सूजन थी? सर, ये मेरे करीबन 10 साल की सूजन है सिर में केवल। जी। और जब से मैंने एक वैक्सीन लगवाई, थोड़ी प्रॉब्लम से ज्यादा सी महसूस भी होती है, तो क्या मैं दूसरी वैक्सीन लगवा सकती हूँ? सर, इनका सवाल है सूजन पहले से थी, काफी 10 साल से है, लेकिन अभी जो वैक्सीन लगवाई थोड़ी सी बढ़ गई है, तो क्या वैक्सीन दोबारा दूसरा डोज ले सकते हैं? जरूर लगवा लें ये जी। वैक्सीन, बिल्कुल लगवा लें। वो उससे इनको अगर मान लीजिए किसी वजह से, लिवर की वजह से, किडनी की वजह से सूजन है भी, तो भी इनको आवश्यक है, क्योंकि इम्यूनिटी इन लोगों की कम होती है। तो आप बिल्कुल लगवा लीजिए, वैक्सीन से आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ लगाने से, और ले लें दूसरी डोज। जी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, प्रशांत काशीपुर से। प्रशांत, क्या है आपका सवाल? तो मेरा सवाल ये है सर, मेरा कोरोना ठीक हो चुका है, लेकिन मेरे को अभी मतलब स्मेल वगैरह की दिक्कत हो रही है, किसी चीज में स्मेल ही नहीं आ रही है, तो ये कब तक ठीक होगी? जी। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि इनको कोरोना से ये ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको स्मेलिंग प्रॉब्लम है, अभी भी इनको खाने पीने की चीज़ों में स्मेल नहीं आ रही। जाएगी, टाइम दें, ये वापस आ जाती है, कोई इनको दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों में जल्दी आ जाती है वापस, कुछ लोगों में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं जो स्मेल के लिए होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं रीजनरेट होने में। जी।
डॉक्टर साहब, एक सवाल बना हुआ है मेरे मन में कि कल अगर बात करें दिल्ली के एम्स के जो निदेशक थे रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने कहा था सिटी स्कैन बहुत हार्मफुल है, और आज की जो आजकल हम जो देख रहे हैं आरटीपीसीआर नेगेटिव आती है, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आते हैं और लोग सीधे तौर पर सिटी स्कैन करवा रहे हैं, कितना सही है ये? नहीं, देखिए उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो फर्क था। उन्होंने ये कहा कि अगर सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है तो बिना आवश्यकता के न करवाएं, इंडिकेशन है तो कराना ही पड़ेगा और करना ही है हमको। तो इसमें ये समझना जरूरी है क्या हो रहा है। जिसको कोविड हो रहा है वो सीटी स्कैन करा रहा है, चाहे 22 साल का बच्चा हो, चाहे 32 साल का हो, या 62 साल का हो, 72 साल का हो और 92 साल का हो। तो इसमें ये आवश्यक है देखना कि कई बार आरटीपीसीआर नेगेटिव जब आती है रिपोर्ट और लक्षण है आपको, तो उस समय डायग्नोसिस के लिए भी सीटी स्कैन करते हैं। और ये रिकमेंडेशन कोई भारत की नहीं है, ये बाकी देशों की भी यही रिकमेंडेशन है। तो इसलिए जब आवश्यक है देन हमें पूरी लिबरल पॉलिसी होती है सीटी स्कैन की, और जब आवश्यक नहीं है, माइल्ड केस है, यंग है, ठीक हो रहा है, फिर उसमें सीटी स्कैन की क्या आवश्यकता है। ऑक्सीजन आपका ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही करा लो दूसरे दिन करा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें निमोनिया होगा आगे जाके, 7वें 8वें दिन बनेगा जाके। तो बहुत जल्दी सीटी कराने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर आप क्या 2 बार कराएंगे? अब वो कह रहे हैं एक सीटी स्कैन से 300 के एक्सरे बराबर रेडिएशन है, फिर आपने 2 सीटी कराए तो आप समझ लीजिए 600 एक्सरे के बराबर हो गया। तो इंडिकेशन पे करें और सही टाइम पे करें। जो विंडो है हाइपोक्सिया की, जो ऑक्सीजन कम होने की, वो है 7 दिन से लेके 12-13 दिन तक। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगे कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, डॉक्टर सजेस्ट करे तो ही कराएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, देशबंधु जी आप भी बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम चर्चा को वापस बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं, यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है। और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव की, कोरोना से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख पाए। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है और एक कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, सुदर्शन देहरादून से। सुदर्शन, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल यह है कि हम जो रुपयों का लेन देन करते हैं, किसी को देते हुए सामान लेते हैं, टूटे हुए पैसे देते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा कैसे प्रिकॉशन किया जाए? क्या उससे भी वायरल हो सकता है? जी, आपका सवाल हम लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर देशबंधु जी, हमारे कॉलर का सवाल है कि जब हम कोई सामान किसी से लेते हैं तो करेंसी का लेन देन रहता है, तो क्या करेंसी के माध्यम से भी कोरोना होने के चांसेस हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एयरबॉर्न डिसीज है और हवा से अब यह फैल रही है। अभी 1.5 महीना पहले उन्नाव में ये बड़ी तेजी से फैला था और मैं वहाँ नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, इसलिए वहाँ पढ़ाने भी जाता हूँ। तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 1.5-2 महीना पहले वहाँ बहुत ज्यादा तेजी से फैला हुआ था और वहाँ के गांव में भी फैला हुआ था। तो जो लड़के आए वहाँ से, उनसे हम लोगों में फैल गया ये सारा संक्रमण। जितने भी टीचर थे वो सारे के सारे अफेक्टेड हुए गए, उनके पूरे परिवार अफेक्टेड हुए गए। मैं अभी 1 महीना पहले ही अफेक्टेड हुआ हूँ उससे। और चूंकि मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करता हूँ, यानी एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, चारों दवाइयों का मैं उपयोग करता हूँ। खाली अपने लिए नहीं, जितने भी मरीज आते हैं उनको सबको मैं चारों तरीके की दवाएं दे करके उनका उपचार करता हूँ। और ये लगभग 55 साल पहले से चालू है। मेरे पिताजी भी इंटीग्रेटेड उपचार करते थे और वही चीज मैं कर रहा हूँ। मेरे लड़के भी डॉक्टर हैं, वही वो भी कर रहे हैं। तो जो कोरोना के जितने भी मरीज मुझको मिले हैं, लगभग 200 से अधिक हमने ट्रीट किए हैं, उनको इसी इंटीग्रेटेड उपचार से ही ट्रीट किए, यानी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी, इन चारों की दवाइयों का उपयोग भरपूर किया है। और आश्चर्य की बात यह है कि सब के सब ठीक हुए, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं ठीक हुआ है। आज भी और आगे भी जितने भी लोग आते हैं, सबको हम यही फार्मूला बताते हैं कि अगर आप अफेक्टेड हैं और जरा सा भी आपको लगता है कि आपको कोरोना के सिम्पटम से, मेरे दामाद और मेरी लड़की और मेरी नातिन जो बरेली में है, उनको तो हुआ भी नहीं था, उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव निकल आया। ये अभी 10 दिन पहले की बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको बुखार है और जरा सा भी आपको अनइजीनेस लगती है तो आप तुरंत उपचार शुरू कर दीजिए और इस भ्रम में न पलिए कि आपका ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आज तक कोई बीमारी अपने आप नहीं ठीक हुई है, सबको जो है वो दवा लेनी पड़ती है। आप कोई भी दवाई लें, लेकिन आप उपचार अवश्य करें। अगर आप इंटीग्रेटेड उपचार करते हैं तो आप अवश्य ठीक होंगे और बहुत सुरक्षित ठीक होंगे, आपके फेफड़े भी ठीक है। सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए कि फेफड़े इतने बेकार हो जाए कि उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। आप उससे पहले जो है वो ट्रीटमेंट दीजिए जिससे कि फेफड़े उतनी खराब स्थिति में आवे ही नहीं। तो उसके लिए आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में बहुत सी दवाएं हैं। और एक्यूट इन्फेक्शन रोकने के लिए आपके पास एलोपैथी की दवाइयां हैं, आप उनका उपयोग करिए। जब आप ये चारों सिस्टम की दवाइयां इस्तेमाल करेंगे तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बनता है। कोई भी ऐसा मेडिकल सिस्टम नहीं है जिसके अंदर फुल प्रूफ वो ये कह सके कि हमारे यहाँ 100% बीमारी का इलाज है। कोई नहीं कह सकता है, सब में कोई ना कोई कमी जरूर है। उन कमियों को इंटीग्रेटेड उपचार दूर करता है और आपके पास जो है एक वाइड सिलेक्शन जो है वो दवाओं का जो है प्रस्तुत करता है। इसके साथ में आप मैनेजमेंट के लिए योगा और प्राकृतिक चिकित्सा का जो मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हैं, जैसे भाप लेना या योगा और प्राणायाम करना। तो इस तरह से जब आप इलाज इंटीग्रेटेड करेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। जो निमोनिया की स्थिति है वो भी आपकी दूर होगी। अब इसमें क्या होता है कि बुखार जाने के 2-3 दिन बाद अब ये लगता है कि जैसे कि आपको सांस जो है पूरी नहीं जा रही है। हमारे परिवार में सबको हुआ, जैसे ये हुआ पहले दिन से ही हम लोगों ने
इंटीग्रेटेड वैसे भी कर रहे थे और बेहतरीन इलाज जो उसका करना शुरू किया, वो सब के सब बच गए। मेरी बहू भी, लड़के भी, मैं भी। अब हम पूर्णतया ठीक हैं, परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं, अलग अलग सब कोई रहे। और यही चीज जो है हमने अपने मरीजों को भी बताया। जो भी हम इलाज कर रहे थे हमने सारे मरीजों को बताया। 200 से अधिक लोगों को जो है वो ये सारा ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर था, जो भी दवाइयां थी, वो 200 से अधिक लोगों डॉक्टर साहब हम चाहेंगे आप बताएं इंटीग्रेटेड जो ट्रीटमेंट है वो हमारे दर्शक कैसे कर पाएं घर में रहकर। हेलो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे आप बताएं इंटीग्रेटेड इलाज कैसे घर पर रहकर हम कर सकते हैं। हाँ, एक तो काम ये करें कि आप आइसोलेट रहें। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग दूरी बना के रखें, 3-3, 4-4 फुट की। और जैसे ही जो है वो बुखार शुरू हो, उसमें आयुर्वेद की जो 4 दवाइयां हैं मैं बता रहा हूँ। एक महाजरांकुश रस, दूसरा आनंद भैरव रस, तीसरा कफ केतु रस और चौथा महालक्ष्मी विलास नारदी। ये 4-4 घंटे से खाना शुरू करते तो इससे बुखार कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे एक बार फिर से रिपीट कर दें आप। हेलो, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप दवा का नाम रिपीट कर दें। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। महाजरांकुश रस 1 गोली, आनंद भैरव रस की 1 गोली, कफ केतु की 1 गोली और महालक्ष्मी विलास रस की 1 गोली। ये चारों गोलियां गर्म पानी से 4-4 घंटे से खाइए और आपका बुखार एक ही दिन में उतर जाएगा। अगर कोई बड़ा हठी बुखार है, कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि ये दवा खाने से भी बुखार कम तो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर आ जाता है। तो मैं उनको सलाह देता हूं कि अगर आपको ज्यादा बुखार आवे तो आप पैरासीटामोल की आधी गोली या 1 गोली 6-6 घंटे में खा लीजिए और 2-3 दिन तक जब आपको बुखार ना आवे तो ये बंद कर दीजिएगा। इसके बाद जो है इम्यूनिटी वो फेफड़ा बचाने के लिए कि फेफड़े की कोई तकलीफ ना हो, 3 दिन के बाद मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप आयुर्वेद की जो दवा है रस सिंदूर 250 मिलीग्राम, लौहवसम 150 मिलीग्राम और अबरक भस्म 150 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 150 मिलीग्राम और टंकड़ भस्म ये 400 मिलीग्राम मिला करके एक खुराक बनाइए और एक सवेरे, एक दोपहर, एक शाम को खाइए। तो इससे आपके जो फेफड़े हैं, जो भी उनके इन्फेक्शन है या और दूसरी चीजें हैं वो रुकेंगी। और इसको शहद के साथ में या वासावलेह के साथ में या चित्र खरीदकी के साथ में मिला करके ले तो और अच्छा है। या आपके फेफड़े जो है बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। और भोजन के बाद वासो और वासारिस्ट दोनों जो है वो 15-15 मिलीलीटर खाने के बाद लें तो फेफड़े जो है वो आपके जो लंग्स हैं वो आपके बहुत मजबूत होंगे और निमोनिया वाली स्थिति नहीं आएगी। अच्छा गर्म इसके बाद जो यूनानी का एक फार्मूला है, अर्क मको, अर्क चिरायता, अर्क मुंडी और अर्क उस्बा। ये यूनानी के 4 अर्क हैं। ये 25-25 मिलीलीटर आप ले लीजिए और दिन में 3 बार 4 बार आप उसको पीजिए तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे और आपके सारे शरीर में एनर्जी आएगी। ये एक बेहतरीन जो है वो तरीका है। और इसके बाद अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप अंग्रेजी दवाई ले सकते हैं, एलोपैथी की है, जैसे कि जो है एजिथ्रोमाइसिन है और दूसरी जो दवाइयां हैं वो हमने रिकमेंड भी की है कुछ लोगों को जिनको फेफड़े की जो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उनको हमने रिकमेंड किया कि आप ये साथ में ले सकते हैं 3 दिन या 4 दिन। और इससे 200 से अधिक मरीजों को हमने यही फार्मूला बताया, सब ठीक हुए हैं। आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सब बेहतरीन है। तो मेरा ख्याल है कि इंटीग्रेटेड उपचार जो है इस बीमारी में सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन है और सबसे अच्छा है।
बिल्कुल एक कॉलर है हमारे साथ, बबीता लखनऊ से। बबीता, क्या है आपका सवाल? सब मुझे बहुत देर हो गई मुझे लाइन पे। आप डॉक्टर मिश्रा से पूछ दीजिएगा सर मेरे क्वेश्चन कि मुझे कोविड हुआ था। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपना सवाल कीजिए पूरा। हाँ, मुझे कोविड हुआ था, अब ठीक हूँ मैं, रिपोर्ट भी नेगेटिव है, लेकिन सर पूछेगा मुझे खांसी है अभी और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं क्या करूँ उसमें? बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा जी, सवाल हमारे कॉलर का कि इनको कोविड हुआ था, ये ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी खांसी आती है और प्यास बहुत लगती है। प्यास का तो बड़ा सीधा समाधान है। प्यास लगती है तो पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए और सूप पीजिए, काढ़ा पीजिए, जैसे बता रही हैं नमिता जी। और जैसे अभी आयुर्वेदाचार्य जी ने बताया, तो इन चीजों का सेवन करें और खांसी के लिए भी ठीक हो जाएगी। खांसी में 2-3-4 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। स्टीम इनहेलेशन ले लें, 2-3 बार दिन में स्टीम इनहेलेशन ले लें तो गर्मी है हालांकि, लेकिन फायदा करती है स्टीम जो फेफड़ों से सिक्रीशंस को निकालने में, तो उससे भी थोड़ा लाभ होगा इनको। और फिर अभी आई थिंक डॉक्टर साहब जो हमारे आयुर्वेदाचार्य साहब हैं, ये बता सकते हैं खांसी के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं आयुर्वेद में, उसको भी देख लें करके, क्योंकि हम लोग तो फिर कफ सिरप दे देते हैं, कफ सिरप से कुछ ठीक होता है, कुछ नहीं ठीक होता है। जी डॉक्टर देशबंधु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में एक ऐसा कोई उपाय हो कि इनकी खांसी अभी भी आ रही है, हालांकि कोविड से ठीक हो चुकी हैं? बिल्कुल ठीक हो सकती है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। वासावले और चित्रखरीद की और हरिद्राखंड, ये 3 ऐसी दवाइयां हैं जो किसी भी तरह की खांसी आ रही हो उसको ये ठीक करती। वासावले 2 ग्राम सवेरे शाम लें, चित्रखरीद की 2 ग्राम शाम लें, और उत्तराखंड चाहे तो इसमें तीनों में से जो भी दवा मिले उसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है वो वासारिष्ट, कनकासो और बबूला रिस्ट, ये 3 दवाएं ऐसी हैं जो कि खांसी को जो है वो दूर करती है। तो वो खाना खाने के बाद ये खाएं, 3-4 दिन में इनकी खांसी ठीक हो जाएगी जी। जो उपचार करेंगे उसका फायदा इनको मिलेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुदित लखनऊ से। मुदित, क्या है आपका सवाल? सर गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फादर नीरज मिश्रा वो 45 एज से नीचे हैं, और जैसे ही पता चला कि 1 मई से वैक्सीनेशन कोविड की चालू है तो उन्होंने फॉर्म भरा, मगर उसमें ये नहीं दिखाता है कि कब उनका लगेगा, कि कब उनकी वैक्सीनेशन होगी। और साथ ही साथ वो देखते हैं कि किस हॉस्पिटल में वैक्सीन बाकी है, तो वैक्सीन लगवाने तो उसमें होता ही नहीं है। डॉक्टर MC मिश्रा जी, इनका सवाल है, उनके फादर ने वैक्सीनेशन का फॉर्म फिल किया था लेकिन इनको भी स्लॉट नहीं मिला। इतना देर में क्यों इन्होंने बुक किया? सबको मिल रहा है, 1 मार्च से लग रही है, तब क्यों नहीं लगवाई? अब वैक्सीन, अब दोबारा जब आएगी वैक्सीन तब लगवाएं। अभी वैक्सीन प्राइवेट में खत्म हो गई है, अभी नहीं मिल रही है, अब ऑर्डर कर रहे हैं लोग, जब आ जाए तो लगवा लें। अब जब मौका था तब लगवाया नहीं, तो अब वेट करें, प्रतीक्षा करें, जैसे ही वैक्सीन आए लगवा लीजिए, क्योंकि अभी प्रतीक्षा करें, वेट करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जैसे हम घर पर रहकर स्टीम लेते हैं, तो स्टीम के लेने के तरीके क्या हैं? सादा पानी स्टीम लें या फिर इसमें कोई मेडिसिन इंक्लूड करें? तो आई थिंक आयुर्वेदाचार्य जी ज्यादा बता देंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि पानी, और अगर उसमें थोड़ा नमक डालना चाहे तो डाल लीजिए, अच्छा नहीं है तो अजवाइन डाल के उबाल लीजिए पानी को। अजवाइन डाल के उबालते हैं, उससे भी अच्छा कहते हैं ठीक रहता है। मुझे तो मालूम नहीं, मैंने लिया नहीं कभी, लेकिन बोलते हैं कि इससे अच्छा रहता है जी। डॉक्टर देशबंधु जी से सवाल पूछ लेते हैं। देशबंधु जी, अगर हम स्टीम लेते हैं तो स्टीम में कौन सी ऐसी चीजें मिला लें ताकि हमें ज्यादा राहत मिले, ज्यादा फायदा पहुंचे? इसमें सबसे बढ़िया है जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जैसे पिपरमिंट है, कपूर है और सतजवाइन है, यानी अमृत धारा की 4-5 बूंदें इसमें छोड़ लें, और उसके बाद उसका स्टीम अगर लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिपरमिंट का ऑयल, हाइमोल और किम्फर, ये तीनों जो है कीटाणुनाशक भी हैं, और शरीर के अंदर जो है जो जब ये जाते हैं तो नाक और फेफड़े के अंदर के जितने भी
म्यूकस सरफेसेज हैं उसको ये थोड़ा सा उत्तेजित करती हैं, और अगर उनके भाप के साथ में जब ये इसके इंग्रेडिएंट्स और मॉलिक्यूल्स जब फेफड़ा एक्सेप्ट करता है तो जो एल्वियोलाई के ऊपर म्यूकस सरफेस है उसको वो ढीला करके बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो जब ये पूरा रिस्पायरेटरी पैसेज क्लियर होगा, साफ होगा, जितना ज्यादा बेहतरीन होगा वो और अच्छा काम करेगा। और इसके साथ साथ हीट से जो है जो अंदर के आर्गन है वो भी थोड़ा सा हीटेड हो जाते हैं, तो सर्कुलेशन भी उनका बढ़ता है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें पीपर अमृत धारा की 2-3 बूंदें मिला करके उसको अगर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसको अमृत धारा की बूंदें नेबुलाइजर से भी ले सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ, फराह हैं हमारे साथ कानपुर से। फराह, क्या है आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर मिश्रा जी से है। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि मुझे करीब 1 साल हो गए, 1 साल से ना तो मुझे ठीक से स्मेल आती है और मैं जो कुछ भी खाती हूँ तो उसका टेस्ट मुझे नहीं समझ आता है। अगर मेरे सामने बहुत सी चीज़ें रखी हों और मैं चाहूँ कि उसका स्मेल मेरे नाक तक पहुँचे तो वो मुझे समझ नहीं आती है। तो क्या ये कोविड है? और ज़्यादातर मुझे फ़ीवर भी आ जाता है, फ़ीवर अचानक आता है, फिर उसके कुछ टाइम मतलब अगर मैं मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ और फिर वो चला जाता है, उसके बाद फिर वो अगर मैं पंखा या एसी में बैठती हूँ तो वो बहुत तेज़ी से मेरे को चढ़ने लगता है और मुझे सर्दी आने लगती है। तो क्या ये सब कोविड के लक्षण है? और सर, मेरा एक सवाल और है कि मेरी जो मदर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और क्या कहते हैं और रोजे से भी रहती हैं, क्या उनके लिए वैक्सीनेशन ठीक है? इस समय में उनको वैक्सीन लगा सकती हूँ? बिल्कुल, आपसे आपका सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर MC मिश्रा जी। डॉक्टर MC मिश्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे आपका, डॉक्टर साहब से वापस। उसके पहले मैं एक कॉलर और है हमारे साथ, राहुल, उनके पास चलते हैं। राहुल, अपना सवाल कीजिए। हेलो राहुल, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे वैक्सीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कुछ लोग ऑनलाइन नहीं बुक करा पाएंगे, तो उसके लिए सरकार ने कोई ऐसा अचीवमेंट निकाला है कि हम डायरेक्ट जाके लगाएं? क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है और वैक्सीन लगवानी हमारे लिए जरूरी, तो उसका हम क्या सोल्यूशन करें फिर? राहुल, अपना सवाल फिर से रिपीट करना। सर, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन वैक्सीन को बुक नहीं करा पा रहे हैं, साइटें क्रैश हो रही है, तो उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। उसके पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी से हम सवाल का जवाब लेंगे। फरहान ने एक सवाल किया था सर कि वो उनको 1 साल से तकलीफ है, खाने पीने की स्मेल नहीं आती है और फीवर भी आ जाता है। देखो, क्या 1 साल से कोविड तो चल नहीं सकता जी, तो ये इनको कुछ ना कुछ एलर्जी अगर रही है और ये कुछ इनहेलर्स अगर लेते हैं स्टेरॉइड के उस एलर्जी के लिए, तो उससे ये स्मेल चली जाती है। कई बार अगर लॉन्ग टर्म लोग स्टेरॉइड लेते हैं तो स्मेल चली जाती है, और कुछ लोगों की स्वतः चली जाती है, उसका कोई कारण कई बार नहीं पता लगता है। रिकरेंट अपर ये जो होते हैं वायरल इन्फेक्शंस या एलर्जी है उसकी वजह से, तो इसकी कोई चिंता ना करें। ये बहुत सारे लोगों को स्मेल नहीं आती है क्योंकि क्रॉनिक हो जाती है जब इलनेस। फीवर जरूर ये देखें कि कब आता है, उसका एक चार्ट बना लें, 4-4 घंटे पे 1 हफ्ते बना के देखें कि कैसे फीवर आ रहा है, क्या पैटर्न है उसका, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह का चलता है तो फिर उसका कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करके पता करना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है, कोई ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन तो कहीं छुपा हुआ नहीं है, या कोई और क्रॉनिक या वैसी बीमारी तो नहीं है। तो इनको मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा कोई भी बुखार ठीक नहीं होता और चलता है तो फिर हम जांच करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा है कि इनका बुखार जो आता है कोई नॉर्मली कोई भी दवा लेती है ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, तो ये आई थिंक फिर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है, कोई ऐसी, इनका वजन ठीक है, भूख ठीक है, खाना ठीक खा रही है। जी फराह जी, फराह सर, एक सवाल इनका और भी था। इनकी जो मदर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और इस वक्त रोजे से हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। केवल यही है कि अब सुबह ये लोग तो रोजा तो सुबह खाते हैं 4-5 बजे जी, उसके बाद जल्दी 9 बजे जाके वैक्सीन लगवा लें।
और क्योंकि वहाँ वैक्सीन लगवाने के टाइम वो पूछते हैं कि आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, क्योंकि खाली पेट नहीं जाना है उसमें। तो रोज़ा जब ये शुरू करते हैं सुबह, तो सुबह जब शुरू करने से पहले लोग खा लेते हैं रोज़े में, और फिर दिन भर रोज़ा रहता है, फिर शाम को इफ्तार होता है जिसमें तोड़ते हैं रोज़ा। तो बिल्कुल लगवा सकती हैं अगर वो है, नहीं तो जब रोज़े समाप्त हो जाए उसके बाद लगवा लें। जी मैं नमिता जी आपके पास आऊँगा कि आपने कहा कि योग से, प्राणायाम से हम बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। कोविड में ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों को फीवर भी रहता है, और ऐसा भी कहा जाता है अगर आपको फीवर है तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। उसमें इस तरीके के प्राणायाम आप नहीं कर सकते हैं जो बॉडी में हीट बढ़ाने का काम करें, पर कुछ ऐसे डीप ब्रीथिंग है, जैसे डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हैं, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो कर सकते हैं, शीतली और शीतकारी प्राणायाम होता है, इन प्राणायामों को आप आराम से कर सकते हैं। और ये प्राणायाम आप चाहें तो लेट कर भी कर सकते हैं। मतलब इन प्राणायामों का ऐसा है कि आपकी स्पाइन बस स्ट्रेट होनी चाहिए और आप इन्हें लेट कर भी कर सकते हैं। और बुखार में हो सकता है कि व्यक्ति नोस्टल से श्वास लेकर नोस्टल से छोड़ नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं कि नोस्टल से श्वास लेते हैं और मुंह से श्वास को पूरा गहरा लंबा बाहर छोड़ते हैं, तो वो कर सकते हैं। ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, ये सारी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप सारी चीजें इस योग में ही आती हैं। जो मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग है, अनुलोम विलोम में, सब योग में आएगा। हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग प्राणायाम और आसन आपकी होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अगर देखा जाए योग को नहीं साधना चाहिए, क्योंकि फिर काया आपकी चीजें हो जाती है। ठीक है, आप केवल YouTube को देखकर ही इन चीजों को मत करिए, किसी से प्रॉपर गाइडेंस में करिए कि आप फीवर के समय कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। और हम लोग इस समय जो करते हैं वो 5 से 10 रूल बनाते हैं। जो लोग कोविड पेशेंट नहीं है, स्वस्थ हैं, उनके लिए, जो कोविड पेशेंट हैं, जो रिकवरी कर रहे हैं, तो 5 से 10 रूल होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि दिन में 2 बार आप योग करिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1-1 घंटे करिए, आप 15 मिनट कर सकते हैं, आप 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, टाइमली रखिए। अपना सोना और उठना ये टाइमली रखिए। अगर आपका सोना उठना ये सब कुछ टाइमली नहीं है तो आप कितनी भी दवा खा ले, मेरा अपना मानना, हो सकता है सभी इस बात को एग्री करेंगे, कोई दवा आप पर असर नहीं कर सकती। अगर आप रात को 3 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं, और आप खाना आप 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, दिन में 2 बजे 3 बजे, तो आप प्रॉपर, आप पे कोई दवा असर नहीं करेगी। तो आपको इन सारी चीजों को भी फॉलो करना है। अपने लाइफ शेड्यूल को अपने सेट करना होगा, उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, इसको बिल्कुल पंक्चुअल रखना होगा। एक और सवाल है नमिता जी, योग को लेकर कि बहुत सारे लोग, एक टाइमिंग होती है सुबह में कितने बजे योग करना है, योग का भी कोई समय है कि हमें सुबह इतने बजे करना है या फिर हम किसी भी समय कर सकते हैं? नहीं, योग का समय एक खाली पेट होना चाहिए, 4 से 4.5 घंटे मिनिमम आपका खाली पेट होना चाहिए। मॉर्निंग में अच्छा रहता है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरीके से लगता है, पर ऐसा नहीं है, आप योग को कभी भी कर सकते हैं जी, कभी भी कर सकते हैं योग। डॉक्टर मिश्रा जी आपके पास आऊँगा। एमसी मिश्रा जी, आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है जो पेशेंट हैं कोविड के, उनमें स्टेरॉइड जो है वो बहुत बेनिफिट साबित हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताया रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम स्टेरॉइड दे देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होम आइसोलेट हैं और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम घर पर भी खुद से स्टेरॉइड ले सकते हैं या फिर उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है? नहीं, स्टेरॉइड अपनी मर्जी से नहीं लेना है बिल्कुल भी। और ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है कि लोग माइल्ड केस है उसमें भी स्टेरॉइड दबा के ले रहे हैं, और घर में स्टेरॉइड की भी कमी कर दी लोगों ने इस चक्कर में। इंडिया में तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, लोग मानते नहीं, सुनते नहीं कोई बात। अब स्टेरॉइड केवल जब डॉक्टर बोलेगा मॉडरेट टू सीवियर लोगों में स्टेरॉइड देना है बस, बाकी लोगों में नहीं चाहिए। जिनका जो निमोनिया की मात्रा 9 और उससे ऊपर है तो कम डोज में, और 16 से ऊपर है तो ज्यादा डोज में, फिर तो आप अस्पताल में ही होंगे, वहीं मिलेगा आपको स्टेरॉइड। इसलिए स्टेरॉइड अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं लेना। इसमें भी डॉक्टर गुलेरिया ने बोला था कि लोग अननेसेसरी स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिसका नुकसान होगा, उसमें वायरस रेप्लिकेट करेगा और ज्यादा, क्योंकि स्टेरॉइड इम्यूनिटी कम करता है शरीर की। हर चीज फायदा करती है तो नुकसान भी करती है, ये समझना बहुत आवश्यक है। ये लोगों को समझना है कि जो दवाई फायदा करती है वो नुकसान भी करती है। एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे नुकसान ना होता हो, इसलिए बेजरूरत बिना इंडिकेशन के कोई दवाई का सेवन स्वयं नहीं करना है। बिल्कुल अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी मत करें। अगर स्टेरॉइड आपको लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें या हॉस्पिटल जाकर ही उसे ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कॉलर्स नहीं है इस वक्त। डॉक्टर देशबंधु जी, आपके पास आऊँगा। आजकल देखा जा रहा है घर पे भी लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पर भी रहकर मास्क पहन रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये? अब घर में अगर मास्क लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपस में अगर लगाते हैं और वो घर में लगा करके मूव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे पहले आना चाहिए। और अगर अकेले बैठे हुए हैं कमरे में तो कोई और दूसरा नहीं है तो भले आप मास्क हटा दें, लेकिन अगर एक साथ जो है कहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और थोड़ी दूरी जो है वो उस समय नहीं मेंटेन कर पाते हैं, 2 4 6 8 लोग आ गए, छोटा कमरा है, तो उसमें तो जरूर मास्क लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर मास्क लगाना चाहिए। घर पर भी अगर आप हैं तो सुरक्षित रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, राहुल कानपुर से। राहुल, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर मिश्रा जी से है। डॉक्टर साहब, हमारे एक मित्र हैं जो कानपुर में ही रहते हैं, वो वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले चुके हैं और करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अब उन्हें क्या है कि उन्हें चेस्ट में नीचे के साइड में उनको हल्का सा भारीपन महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सुई टाइप की चुभ रही हैं सीने में सांस लेने में, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। लेकिन उन्हें स्मेल भी पूरी तरह आती है, उनकी जीभ का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कभी फीवर नहीं आ रहा है। तो ये क्या कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? क्या उनको जांच कराने की जरूरत है क्या? जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि इनके जो पेशेंट हैं उन्होंने फर्स्ट डोज वैक्सीन की ले ली है, अब उनके सीने में नीचे की तरफ दर्द होता है। नहीं, वो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या मस्कुलर पेन है इनको, और क्या कोई इन्होंने वर्जिश करी थी जिस वजह से थोड़ा मसल पुल हो गया, उसका दर्द है, को बुखार का और किसी किस्म का। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा लंबी सांस लेके देखें कि दर्द बढ़ता है कि क्या होता है, क्योंकि कई बार ये मस्कुलर पेन हम इसको बोलते हैं, और वो अगर आप दर्द की दवाई ले लें, पैरासीटामोल ले लें, तो वो ठीक हो जाता है। और फिर भी अगर परसिस्ट करता है, अब ये दर्द कब से हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। क्या ये अभी 1-2 दिन से शुरू हुआ है? तो फिर वेट करें कि और कुछ लक्षण आ सकते हैं, बुखार आ सकता है, तो वो कोविड हो भी सकता है। लेकिन एकदम से ये उनका कहना है 4-5 दिन हो गए और लंबी सांस लेने से दर्द नहीं बढ़ता है। बस तो फिर कोई चिंता ना करे, ये फिर मस्कुलर पेन है, ठीक हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। डॉक्टर देशबंधु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नमिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे थे किस तरह से कोरोना के बचाव के हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने आपको जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। आप बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।